हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समुच्चय मतलब सेट क्या होता है, उपसमुच्चय सबसेट क्या होता है, समुच्चय का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देखो, हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुएं बहुता वस्तुएं जैसा वस्तुएं मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, मतलब कलेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं। कुछ लोगों को खेलना पसंद होता है, तो जैसे अगर कुछ लोग ताश खेलते हैं तो उनकी ताश की गट्टियों का क्या, ताश के पत्तों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। या फिर हम देख सकते हैं क्रिकेट टीम क्या है कि मान लो अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो क्रिकेट कैसे खेलेगा, वो कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा, मतलब उसकी एक टीम बनाएगा। तो उसमें क्या है, जो क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो संग्रह होता है वो हम क्या करते हैं, खिलाड़ियों को संग्रह करते हैं, मतलब उनको इकट्ठा करते हैं, तब हम एक टीम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में अगर देखें, तो देखो क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। अगर हम उनका अलग अलग क्या कर ले, संग्रह कर ले, मतलब स्वर को एक साथ रखें और व्यंजन को एक साथ रखें, तो ये क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम अभी गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में अगर हम देखें उनमें कुछ संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं इन संख्याओं का क्या कर लूं, संग्रह कर लूं, जैसे जैसे कुछ प्राकृतिक संख्याएं हो गई, नेचुरल नंबर, या पूर्ण संख्याएं हो गई, होल नंबर। इसी प्रकार हम परिमेय संख्याओं का क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर्स का क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, या फिर वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर। तो इस प्रकार हम बहुत सारी संख्याओं का या वस्तुओं का या खिलाड़ियों का क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार जिन वस्तुओं का ऐसे संग्रह करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे हम ऐसे परिभाषा के द्वारा समझ सकते हैं कि वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह जो है वो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब देखो, ये सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें किसी वस्तु का संग्रह करना है, ठीक है, तो किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं है। मतलब कि अगर मैं ये देखूं कि कुछ वस्तु है, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका संग्रह कर रहे हैं, तो उनके संग्रह में अगर हमें ये पता है, या हम ये निश्चित रूप से ये निर्णय ले सकते हैं कि जो ये वस्तु है ये इस संग्रह में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो जब हम इस निर्णय को निश्चित रूप से ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है, और इस सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो, अगर हम ये जाने कि सुपरिभाषित संग्रह क्या नहीं होता है, तो इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे इसके विपरीत हमने क्या देखा है कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम इसको समझे, देखो अभी बोला गया है कि 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। अब ये जो परिभाषा है, या अलग अलग व्यक्ति के अनुसार ये गणितज्ञ अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? मान लो कि मैंने जो पढ़ा, मुझे जिनके द्वारा समझ में आया, मैंने उनका एक संग्रह बनाया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको जो गणितज्ञ जिनके द्वारा आपको अच्छा समझ में आता है वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अनुसार करेगा। इसी तरह का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो आपको बोला जाए कि अच्छी पुस्तकों का क्या करना है, संग्रह करना है। अब देखो, मुझे मैथ्स पढ़ना पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैथ्स की जो पुस्तकें होंगी उनका संग्रह करूंगी। इसी प्रकार अगर किसी और को बोला जाए जिनको क्या है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, कोई और विषय, जैसे हम ले सकते हैं कि इतिहास पढ़ना पसंद है, तो वो क्या करेगा, इतिहास की पुस्तकों का संग्रह करेगा। तो अलग अलग व्यक्ति के अनुसार जो ये अ, जो अलग अलग पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें, वो अलग अलग होंगी। तो हम क्या है कि अगर हम सिर्फ गुणों की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति के अनुसार गुणों का जो चयन होता है वो अलग होता है।
किसी कोई व्यक्ति किसी के किसी गुण का किसी के व्यक्ति के लिए किसी का कोई गुण अच्छा हो सकता है और किसी के लिए कोई गुण अच्छा हो सकता है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर अ, हम यहाँ पर हमें ये समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा सुपरिभाषित संग्रह होगा, मतलब कि इसमें हम ये रखें या ये रखें। ठीक है, जैसे मुझे कोई भी संग्रह करना हो तो मैं पांच अलग अलग व्यक्तियों से अगर जानना चाहूँ तो पांच अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों का क्या करेंगे, आ, उत्तर देंगे। ठीक है, अब उनके अनुसार वो चीजें हैं, बट मैं कैसे समझूंगी कि मैं इनमें से क्या रखूं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि हम निश्चित रूप से निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम निश्चित रूप से निर्णय ले पाते हैं तो वो एक सुपरिभाषित संग्रह होता है, और नहीं ले पाते हैं तो वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जो समुच्चय होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के, उसको हम कैसे निरूपित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, जैसे ABCXYZ हो गया। ठीक है, तो इनसे हम क्या करते हैं, उनको निरूपित करते हैं। और अगर हम अवयवों की बात करें कि समुच्चयों के अवयव जो होते हैं वो कैसे दिखाए जाते हैं, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे ABCXYZ हो गया। ठीक है, इनसे हम उनके अवयवों को दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हमने कोई सेट ले लिया ए। ठीक है, अभी हमने बताया कि सेट को मतलब समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं, बड़े अक्षरों से। तो इसमें ए क्या है, बड़ा अक्षर है, तो समुच्चय को हमने ए से दिखाया। और उसका अवयव जो है वो कैसा है, छोटे अक्षर से, मतलब ए जो है वो उसका एक छोटा अक्षर है जो उसके अवयव को बता रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये इसका अवयव है, इस समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इसका अवयव है, या मैं ये बोल दूं कि ये इसका सदस्य है, या मैं ये बोल दूं कि ये इसके इस समुच्चय में है। ठीक है, इसको सूचित करने के लिए अब देखो, अगर मैं ये देखूं कि इसे किस प्रतीक द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो एक यूनानी प्रतीक होता है एप्सिलॉन। ठीक है, उसे ऐसे दिखाते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। अगर हमें ये बताना हो कि ये अवयव इस समुच्चय में है, तो उसके लिए हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं। और अगर हमें ये बताना हो कि ये अवयव इस समुच्चय में नहीं है, तो नहीं के लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन को ऐसे नहीं वाला साइन मतलब कट कर देते हैं, तो इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और हम इसे क्या पढ़ते हैं कि ये इसमें नहीं है, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये समुच्चय ए में है, मतलब ये इसका अवयव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि अभी हमने जैसे समुच्चय बता दिया, समुच्चय समझा क्या होता है, अब हम जानेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो उपसमुच्चय में क्या है, मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि एक, जैसे अभी हमने देखा कि बड़े अक्षरों से हम सेट दिखा रहे हैं, समुच्चय दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, एक एक्स ले लिया। ठीक है, बड़ा अक्षर एक्स ले लिया। ये क्या बता रहा है कि आपका जो पूरा विद्यालय है, उस पूरे विद्यालय का जो समुच्चय है, ठीक है, उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का जो समुच्चय वो एक्स के द्वारा दिखाया गया। और अगर मैं एक अलग समुच्चय ले लूं, वो क्या है कि वो सिर्फ आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे विद्यालय का अ- और उस पूरे विद्यालय में आपकी कक्षा भी है, तो आपकी कक्षा क्या है, उस पूरे विद्यालय का एक भाग है। ठीक है, तो ये पूरे विद्यालयों का जो समुच्चय, इसमें भी हमने यही बताया कि हम देखते हैं कि वाई का प्रत्येक अवयव, मतलब ये जो आपकी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो किसके हैं, स्कूल, वो जो आपका विद्यालय था उसके भी विद्यार्थी है ना, तो वाई का जो प्रत्येक अवयव है वो एक्स का भी अवयव है। ठीक है, अतः वाई एक्स का एक उप समुच्चय है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये इसका उपसमुच्चय, मतलब इसका एक छोटा भाग है। ठीक है, और इसको अगर हम प्रदर्शित करते हैं प्रतीक के द्वारा, तो वो कैसे कर सकते हैं कि x जो है वो सबसेट होगा y का। ठीक है, इसके द्वारा हम इसको प्रकट करते हैं। तो प्रतीक दिस, मतलब ये जो सिंबल है, ये जो प्रतीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। ये उपसमुच्चय को प्रदर्शित करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अंतर्विष्ट है। ठीक है, इसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं, प्रविष्ट मतलब उसके अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे एक परिभाषा के द्वारा समझें, तो क्या है कि हमारे पास एक सेट है। ठीक है, एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी। ठीक है, तो एक समुच्चय ए का क्या होगा, ये जो समुच्चय ए है
इसका प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी का भी एक अवयव है, मतलब ए के जितने भी अवयव है वो बी में भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, तो ये इसका क्या है, उपसमुच्चय कहलाता है। ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो क्या होता है, मान लिया हमारे पास एक समुच्चय है ए, जो क्या है, दो प्रकार के रंग है। ठीक है, दो प्रकार के रंगों का समुच्चय, और बी जो है वो तीन वस्तुओं का समुच्चय है। तो अर्थात क्या हुआ, मतलब यही हुआ, ए क्या है, दो रंग है, दो रंग कोई भी ले लेते हैं, जैसे लाल और नीला। और बी कोई तीन वस्तु है, जैसे मैंने तीन वस्तु ले ली, बैग, कोट और कमीज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ए है समुच्चय और जो बी है, इनके बीच में कितने युग्म बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ए और बी के बीच में क्या है, लाल, अगर मैं अवयव अ, समुच्चय ए का एक अवयव ले लेती हूँ, लाल। ठीक है, अब इस लाल को अगर मैं बी के साथ क्या करूँ, युग्म बनाऊं, तो क्या है, लाल बैग हो सकता है, लाल कोट हो सकता है, लाल कमीज हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीन क्या बन गए, युग्म बन गए, कि लाल बैग, लाल कोट या लाल कमीज। इसी प्रकार मैं दूसरा अवयव नीला ले लेती हूँ। ठीक है, तो नीला क्या है, नीला बैग भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है, कमीज भी हो सकता है। तो तीन युग्म यहाँ से बन जा रहे हैं, नीला बैग, नीला कोट, नीला कमीज। तो ज्यादा से ज्यादा कितने युग्म बन रहे हैं, छह युग्म बन रहे हैं, है ना। इसके अलावा तो कोई युग्म पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों समुच्चय से कितने प्रकार के रंगीन वस्तुओं का युग्म बनाए जा सकते हैं, तो छह बनाए जा सकते हैं। तो छह भिन्न भिन्न वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई। तो अगर हम इससे समझे कि हम क्या कर रहे हैं, दो समुच्चयों का क्या कर रहे हैं, युग्म बना रहे हैं, जितने भी संभव हैं, तो वो क्या होता है, वो कार्तीय गुणन होता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ, या फिर एक परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसमें क्या बताया गया है, दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त मतलब कि जिसमें कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो खाली हो। ठीक है, तो दो अरिक्त जो समुच्चय है हमारे पास, वो क्या है, पी और क्यू हमने ले लिया, और इसका एक कार्तीय गुणन बनाया, मतलब कि उसके जितने भी युग्म बन रहे हैं वो सारे युग्म बनाए। तो उन सभी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है, ठीक है, वो जो हमने क्या किया, वो युग्म बनाया और उनको एक क्या कर लिया, उनका एक समुच्चय बना लिया, उसके एक सेट में रख लिया, उनको जितने भी युग्म बन पा रहे हैं। तो इससे अब देखो, युग्म में भी हम दो अवयव ले रहे हैं ना, एक पहला और एक दूसरा। ठीक है, तो जो पहला घटक होता है, जैसे ये युग्म है, तो इसमें जो ये पी है, ये पहला घटक है, ये पी से होगा, मतलब ये पहले समुच्चय से होगा। और जो ये दूसरा है वो किससे होगा, वो दूसरे से होगा। ठीक है, जो क्यू है, क्यू से होगा। तो प्रथम घटक पी से तथा द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने, हमारे पास ये क्या है, ये कार्तीय गुणन को दिखाता है। ठीक है, इसमें ये युग्म जो हम बना रहे हैं, इसमें ये जो पी है वो कहाँ से आया, पी से आया। और जो ये क्यू है, ये क्यू समुच्चय से आया। तो इस प्रकार हम कार्तीय गुणन का क्या बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं। इसको आगे अगर हम समझे, यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है, अब आप देखो, हम युग्म बना रहे हैं, लेकिन अगर एक समुच्चय ही खाली हो हमारे पास, तो हम कैसे युग्म बना सकते हैं, युग्म तो संभव ही नहीं होंगे। तो जब हमारे पास कोई भी एक ऐसा समुच्चय आ जाता है जो रिक्त हो, तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है। अर्थात P क्रॉस Q जो हम ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, फाइव फाइव, इसको हम बोलते हैं फाइव फाइव, मतलब कि वो खाली है, उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम, ये क्या है, आगे का जो हमारा भाग होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगले भाग में हम जानेंगे कि संबंध क्या होता है और उस संबंधों के उदाहरण क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।